पिछले एपिसोड में हमने सीमू के बारे में जाना था, जिसका बचपना बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसके माता पिता नहीं थे और जिस दोस्त के घर वालों ने सीमू को पालकर बड़ा किया, उसके दोस्त के घर वालों को भी सबको मार दिया गया था। और जहाँ पे सीमू गया वहाँ पे उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ, कभी उसके साथ अच्छा हुआ ही नहीं। तो इस वजह से सारी चीजें जो उसके साथ हुई थी उसने उसको मजबूर किया स्ट्रॉन्ग बनने में। और तब सीमू निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जहाँ पे जितने लोगों ने उसके परिवार के साथ ऐसी हरकत की है ताकि वो उन सभी से बदला ले सके। लेकिन उसके अंदर एक खास तरह का पॉइजन था, जब भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा वो पॉइजन ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके लिए उसको एक स्पिरिट पिल चाहिए होती है। जब तक वो स्पिरिट पिल सीमू को नहीं मिलती तब तक वो ऐसे जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहेगा। तो इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग फॉक्स गैंग के जो लोग थे वो यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि सीमू ने यहाँ पर आने के बाद इनको बचा लिया ड्रैगन गैंग वालों से। तो इसीलिए वो सब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज तो बड़ा ही मजा आ गया। हैंक कॉन उसके साथ होता है और कहने लगता है आज की जो हमारी जीत है वो हम सबको इसका बराबर से क्रेडिट मिलता है, क्योंकि हम सब ने हेल्प की उस ड्रैगन गैंग वाले बंदों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो उसके गैंग के बंदे कहने लग जाते हैं नहीं मास्टर, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, सबसे ज्यादा आपने साथ दिया, तो अगर आप साथ नहीं दे तो हम लोग कहाँ अकेले लड़ पाते उस ड्रैगन गैंग से। तो हैंक कॉन कहने लग जाता है कि अगर किसी बंदे को खास क्रेडिट देना है तो वो क्रेडिट जाता है उसी मास्क वाले बंदे के ऊपर, यानी कि अपने सीमू के ऊपर। तो इन लोगों को नहीं पता ये सीमू कौन है, क्योंकि जब भी वो इनके पास आता है हमेशा मास्क लगा के आता है। तो हैंक कॉन कह रहा था वो मास्क वाला बंदा ही सबसे ज्यादा क्रेडिट का हकदार है, और अगर वो सही टाइम पे नहीं आता ना तो हम सब यहाँ पे मर गए होते। वो हमारे लिए बिल्कुल एक मसीहा है। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे उनका जो गेट होता है वो वहाँ पे टूट जाता है। तो ऐसा लग रहा है कोई वहाँ से एंट्री मार रहा था। तो इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे वही बंदा एंट्री मारा था जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था, उसी ड्रैगन गैंग के बंदों के साथ। जब इसने सुना उसी मास्क वाले बंदे के बारे में कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसको इंटरेस्ट आ गया कि वो उससे एक बार मिलना चाहता है उसी मास्क वाले बंदे से। उसी को ढूंढता वो फॉक्स गैंग के अंदर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है वो मास्क मैन कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। वो फॉक्स गैंग के बंदे कहने लग जाते हैं तो आखिर है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तो तुझे पता है ना ये इलाका फॉक्स गैंग का है, तू यहाँ से निकल जा। जैसे ही एक बंदा उस बंदे को मारने वाला था कि दूसरा वाला बंदा सीधा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वाट लगा चुका था। तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते ये अजनबी बंदा यहाँ पे आया कैसे। पूरे फॉक्स गैंग वाले लोग उसी बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बंदा अकेले पूरे के पूरे फॉक्स गैंग के जितने भी बंदे थे उन सभी की बाट लगाया जा रहा था। जहाँ पर उसके सामने टिक पा सबका इम्पॉसिबल लग रहा था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक सेकेंड के अंदर सबकी बाट लगा के रख दी है। यहाँ पर हैंक कॉन उस बंदे से फाइट करने की कोशिश करता है। जब यहाँ पर उस भाले को देखता है तो उसी के ऊपर उसी बंदे का नाम लिखा होता है। तो इसे जाकर हैंक कॉन को समझ में आता है ये तो पांग तियाना हुआ है, फैंगशियान सिटी नंबर 1 कल्टीवेटर फांग तियाना वही था जिसकी लोग तारीफ करते। जब ये लोग सुनते थे सीमू के बारे में सीमू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है तो लोग पांग तियानाव का नाम लेते थे। तो उसके सामने सीमू नहीं टिक सकता। तो आज फाइनली हमने यहाँ पर पांग तियानाव की शक्ल देखी ली। तो हैंक कॉन हैरान रह जाता है कि आखिरकार पांग तियानाव यहाँ पे क्यों आया, तो इसको कब से हमसे दुश्मनी हो गई। तो 1 मिनट के अंदर तियानाव ने पूरे के पूरे फॉक्स गैंग के बंदों की हालत खराब करके रख दी थी। हैंक कॉन उसे फाइट करने की कोशिश करते लेकिन हैंक कॉन उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो तियानाव मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था और एक ही अटैक वो उसको इंजर्ड करते हुए ये कहने लगता है कि मुझे इज्जत से बता कि मास्क मैन कहाँ पर, क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो अगर तू यहाँ पर उसको नहीं बुला तो अगले कुछ ही मिनट के अंदर इस फॉक्स गैंग को दुनिया से मिटा कर रख दूंगा। और हैंक कॉन को पता कि अगर मास्क मैन यहाँ पर आए तियानाव उसकी भी जान ले ले, जो कि ये नहीं चाहता। तो इसीलिए वो बताने से इनकार कर देता है और कहता है मैं नहीं बताऊंगा कि मास्क मैन कहाँ पर। लेकिन एक फॉक्स गैंग का साथी था जो इस तरह से अपने मास्टर की हालत देखकर तो वो कहने लग जाता है तियानाव तुम फिक्र मत कर, मैं बुला कर लाता हूँ उस मास्क मैन, लेकिन शर्त होगी कि तुम्हें मेरे मास्टर को छोड़ना पड़ेगा। तो हैंक कॉन अपने साथी से कहने लगता है क्यों बेवकूफी कर रहे, क्यों बुला रहे उस मास्क मैन, तो उसकी जान खतरे में मत डालो। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उस बेचारे को कुछ हो जाए। लेकिन वो फॉक्स गैंग का बंदा ये बात नहीं सुनता। वो तुरंत ही अपने पास से तालिस्मान निकालते अपने पैड को चमगादड़ में बदलता है और वो चमगादड़ चला जा चुका था कि वो यहाँ पर सीमू को ला सके। तो अब हम सीमू को देखते हैं वो अपना कमरे के अंदर बैठ कर जितनी भी उसने पैसों से हब्स खरीदे है और उसके पास पूरा
पुराने रिसोर्सेस कल्टीवेशन करने के, वो उन सभी को इकट्ठा कर लेता और देख रहा होता है कि मैं इसकी मदद से मेरी रिफाइनिंग टेक्निक उसको कल्टीवेट करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मैं उसको कल्टीवेट कर सकता हूँ? क्योंकि उस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बस इतने ही रिसोर्सेस मेरे पास मौजूद, या अभी भी कुछ बाकी? तो उसको पता चलता है नहीं यार, इतने रिसोर्सेस से नहीं होगा, थोड़े और लगेंगे। तो लगता है रिफाइनिंग मेथड सीखने में अभी थोड़ा और लंबा टाइम जाएगा। तो मैं एक काम करता, मेरे पास और टेक्निक, उसके स्क्रॉल उन सभी को देखने लगता है। अभी जितने मेरे पास रिसोर्सेस है, तो उसकी मदद से मैं दूसरी टेक्निक को कल्टीवेट कर पाऊँ। तो उसके पास एक स्क्रॉल होता है, जैसे उस स्क्रॉल को खोल के देखा तो उसको डुअल कल्टीवेशन के बारे में टेक्निक को लिखा गया था और इस टेक्निक डुअल टेक्निक परफॉर्म की जाती है। सीमू को यह टेक्निक अच्छी लग रही, तो वो यहाँ उसी टेक्निक के बारे में डिटेल निकालने लगता है। सारी डिटेल वहीं पे लिखी थी, कैसे उसको कल्टीवेट करना और कैसे इसमें और क्या काम आता है। जैसे उस टेक्निक को पढ़ रहा तो उसे पता चलता है अगर मुझे डुअल कल्टीवेशन करना है तो मुझे एक लड़की की जरूरत पड़ेगी और उसको मेरे अपनी पावर को मर्ज करना पड़ेगा, तभी जाकर हम दोनों डुअल कल्टीवेशन तैयार हो करना। इसके बगैर इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है तो ये एक बंदे जैसे कि जंग एनर्जी होती है, किसी लड़की से जंग एनर्जी हो तो उसके साथ आकर मर्ज हो जाएगी, तो इसे लड़के का फायदा हो। तो उसी तरह से लड़की जो हो तो उसके पास यंग एनर्जी, तो लड़के की जंग एनर्जी उसके पास चली जाएगी, तो इस तरह से लड़की का भी फायदा होगा, तो दोनों का एक साथ फायदा होगा। लेकिन ये करने के लिए लड़का और लड़की की जरूरत, तो ये होने के QI एसेंस को बनाने बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो उसके बाद आगे की कल्टीवेशन कंप्लीट करने में उतनी परेशानी नहीं आएगी। तो डुअल कल्टीवेशन में था, सीमू को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन यही चीज उसको अच्छा नहीं लगी। इस टेक्निक को करने के लिए मैं लड़की कहाँ से लाऊंगा? तो क्या इस टेक्निक को अकेले परफॉर्म नहीं किया जा सकता? मैं लड़की को कहाँ से ढूंढने जाऊँ? जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे टेक्निक छोड़ देनी चाहिए, तो दूसरी कोई टेक्निक ढूंढनी चाहिए जिसको मैं अकेले परफॉर्म कर सकूं। मैं मास्टर से पूछूंगी उनके पास कोई क्लान अलग टेक्निक है कि मैं उसको प्रैक्टिस कर लेता, लेकिन नहीं, मास्टर से अभी टेक्निक मांग के लाया हूँ और पापा से दूसरी मांगने जाऊँ तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे अजीब ही लगेगा, तो इसीलिए मैं उनसे दूसरी टेक्निक नहीं मांग सकती। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे पास बाकी के जितने रिसोर्सेज जो कि अभी कम रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए, मैं उनका ये रिसोर्सेज ढूंढ लेता हूँ और मैं रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर लूंगा। लेकिन मैं लड़की के ये टेक्निक नहीं करने वाला और वो ढूंढ रहा होता है कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं। तो उसको एक स्क्रॉल के अंदर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं उसमें डिटेल में लिखा होता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ एक सिल्क रैट होता है, मतलब कि जो कि गोल्डन कलर का, वो उसको लगे रिफाइनिंग मेथड को कंप्लीट करने के लिए। तो सीमू कहने लग जाता है तो इस तरह के चूहों को ढूंढना उतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे फैंक्शन सिटी बाहर साइड में इतने माउंटेन वाले इलाके, वहाँ पर ये चूहे आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे चूहों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर चूहों को ढूंढ ले तो ऐसी दुनिया में कितने भी खतरनाक से खतरनाक से क्यों ना हो, वो उनको ढूंढ निकालता, चाहे वो इंसान की आंखों से दिखाई या फिर दिखाई ना दे पाए। तो इसलिए सीमू को वहाँ पे चूहों को ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए भाव से ढूंढेगा स्क्रॉल के अंदर चूहे को कैसे पकड़ा जाए, इसका भी तरीका लिखा हुआ। सीमू खुश तो हो रहा, लेकिन एक चीज के लिए उसको टेंशन। जूनर वो कह रहा होता है इन फैमिली के जूनर किस तरह से रह रही हो, मुझे उसकी टेंशन हो रही। वो यहाँ पे जूनर के बारे में सोच ही रहा कि तभी वहाँ पर चमगादड़ आ जाता है और वो अपने आप एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता जो वो आदमी लिख कर भेजना चाह रहा था। जैसे सीमू यहाँ पर उस मैसेज को पढ़ता है, वो समझ चुका कि फॉक्स गैंग के अंदर क्या हुआ, इस वजह से वो घबरा चुका। और दूसरी तरफ याना जो वो फैंकॉन को सामने बैठा कर इंतजार करा मास्क मैन के आने, क्योंकि उसको पता है मैसेज जा चुका मास्क मैन के पास, वो किसी टाइम यहाँ पे आता ही होगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के वो कहता है देखो तुम्हारा टाइम खत्म हो, अभी तक वो आया और अगर वो नहीं आया तो मैं तुम सबको मार डालने वाला, मैं इतने देर तक बैठ यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। तो वो लोग कहने लग जाते प्लीज मास्टर दियाना कुछ और टाइम दे दीजिए। तो मुझे यकीन है वो मास्क मैन आता ही होगा, वो हमारा बुलाया न्योता जब हम भेजते हैं तो वो कभी भी इनकार नहीं कर। तो तियाना कहने लग जाता क्या तुम लोगों को बेवकूफ दिख रहा, मैं कैसे मान लूं तुम लोगों ने यहाँ पे सच उस मास्क मैन को यहाँ पे मैसेज भेजा, हो सकता है किसी और को मैसेज भेज दिया हो, जबकि मास्क मैन यहाँ पे नहीं आने वाला। तुम लोग मेरा टाइम पास कर रहे हो, देखो तुम जैसे घटिया लोग इनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं। फॉक्स गैंग का एक बंदा था कि सीमू को अपना चमगादड़ भेजा था, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमें किस तरह से तो तुम्हें क्या लगा हम लोग भरोसे के लायक नहीं, हम घटिया लोग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही अपने स्वर्ण लिए तियाना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तियाना उल्टा उसी को पकड़ उसको बहुत मारता है, क्योंकि यहाँ पर उसका मुकाबला कर बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब फैंकॉन देखता है कि उसके फॉक्स गैंग के बंदे मार रहा है तियाना, तो वो भी कूद जाता
ताकि तियानाओ के साथ फाइट कर सके। तो दोनों के बीच एक कमाल का बैटल तो होता, लेकिन तभी फेंग क्वान उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो तियानाओ ने मार मार उसकी हालत खराब कर दी थी। तो फेंग क्वान कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो फेंग क्वान तियानाओ से कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना तो तुम मुझे मारो ना, तुम उस मास्क मैन का इंतजार क्यों कर रहे हो? उसको छोड़ो, मैं हूँ यहाँ उस फॉक्स गैंग का लीडर, तो तुम मुझे मारो। तो ये सुनकर तियानाओ कहने लगता है, तो फिर ठीक, तो अगर तुम्हें मारना तो मैं तुम्हें मारता हूँ। फिर वो अपना भाला लिए चला जा चुका उसी फेंग क्वान की जान लेने के लिए। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला कि तभी वहाँ पे बीच में आ जाती सीमू अपनी शैडो टेक्निक का यूज करते और एक खसीर के पंच क्या मारते तियानाओ दूर जाकर गिर जाता। तो सीमू यहाँ पे कहने लगता है, फॉक्स गैंग के साथियों मुझे माफ कर दे, मुझे आने में थोड़ा सा देर हो, मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए। तो तियानाओ कहने लगता है, अच्छा तो तुम मास्क, इसके चर्चे बहुत ही ज्यादा चलते, पहली बार तुम्हें देख, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिल। तो फॉक्स गैंग के जितने भी बंदे वो यहाँ पर सीमू को बताने लगते हैं, ब्रदर यही है तियानाओ, ये वांग फैमिली से आता है, ये बहुत ही घटिया आदमी, इसके फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा उछलता है। जो तुम उसका भाला देख रहे हो उसे कहते लेचिंग स्पेयर आर्ट, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक, तो इसके मुकाबले कोई अच्छे से अच्छी स्वॉर्ड नहीं है। हमने बहुत कुछ सुन के रखा, इसलिए हमें इसकी बहुत सारी चीजें पता है, तो इसलिए तुम थोड़ा संभल के रहना। तो सीमू कहने लगता है, तियानाओ तुम्हारी रेपुटेशन इतनी बड़ी, तुम इतनी अच्छी फैमिली से आते, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर, तो तुम्हारा आखिर यहाँ पर आके इस छोटे से फॉक्स गैंग को मार, तुम्हारा क्या मतलब? तुम यहाँ पर आ गए इनको परेशान करने के लिए। तो तियानाओ कहने लगता है, देखो मैं यहाँ फॉक्स गैंग के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा काम ही जिसकी मैं तारीफ सुनता हूँ वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे जितना आस पास आ रहा है, तो मैं उसको जिंदा नहीं देखना चाहता, तो मैं उसको चैलेंज करता और उसकी जान ले लेता। और मैंने सुना तुम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो और लोग तुम्हें मुझसे कंपेयर करते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें चैलेंज कर सकूं। क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? तो इतना कहते साथ वो सीमू के अटैक की बारिश करना शुरू कर चुका। कोई एक से बढ़कर एक सीमू के ऊपर करना शुरू कर देता अपने भाले की मदद, लेकिन सीमू यहाँ उसके सभी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा। वो यहाँ पे समझ नहीं पा कि कब कहाँ से इसका भाला आने वाला है। अब तक कि तियान अटैक कर चुका होता है। वो यहाँ पर फेंग क्वान से कहता है, ब्रदर फेंग क्वान, मैं यहाँ पर तियानाओ की जान ले लूंगा, लेकिन उसके लिए कीमत डबल देनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हो? क्या डबल कीमत? फेंग क्वान कहता है, मेरी जान तुम जो मांगो क्या तुम्हें देने के लिए तैयार। बस यहाँ पर तियानाओ को जान से मार डाल। तो ये सुनकर तियानाओ गुस्से का ठिकाना नहीं, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर, तब तक कि वहाँ पर सीमू अपनी शैडो टेक्निक अपने फेस्ट के कन्वर्ट कर लिया, जिस वजह से ये टेक्निक बन जाती है अर्थ शट टेक्निक। तो इसकी मदद से वो एक घसीट के पंच मारता है उसी तियानाओ, जिसकी मदद से तियानाओ और सीमू दोनों दूर जाकर गिर चुके होते। दोनों की टेक्निक बराबर लग रही थी। तो सीमू कहने लगता है, मानना पड़े तुम नंबर 1 कल्टिवेटर, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ खास है नहीं, मैं तो बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टिवेटर, फिर भी मैं तुम्हें अच्छी टक्कर दे रहा हूँ। तियानाओ कहने लगता है, अब समझ में आया ना कि लोग मुझसे कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि तुम मामूली इंसान नहीं, तू बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा। तो वो दोबारा से यहाँ सीमू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सीमू अपना शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उसके सारे अटैक क्रॉस कर रहा था। और जब यहाँ पे उसका शैडो आर्ट की वजह बिल्कुल एक शील्ड की तरह हो चुका था, तो जिसकी वजह से तियानाओ का भाला भी उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो। सीमू तो यहाँ पर तियानाओ देखकर हैरान रहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल, मेरा भाला इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये इंसान है या फिर पत्थर। वो यहाँ पे कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो टेक्निक की वजह से एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लगता, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिरकार यहाँ पर मेरा अटैक काम क्यों नहीं कर रहा। तो उसको बेइज्जती महसूस हो रही, तो इसलिए वो पागलों की तरह सीमू के ऊपर अटैक कर, लेकिन सीमू वहाँ पे बिंदास खड़ा। तो सीमू कहने लगता है, जब एक कल्टिवेटेबल मेथड को फॉलो कर इंटरनल मार्शल आर्ट और एक्सटर्नल मार्शल आर्ट, तो उसका जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग पत्थर जैसा वो वैसा ही हो जाता है। मैंने दोनों मार्शल आर्ट को सीखा है, तो इसलिए तू कितना भी वेपन क्यों न चला, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो। तो जिसका नमूना तू देख पा रहा है वो उसको उकसाने लग जाता है और कुछ खास टेक्निक तो उसका यूज करना, एक ही पंच तेरे ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और तू मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ये सुनकर वो जो तियानाओ था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका, वो दोबारा से बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और उसकी मदद से ऐसा अटैक देकर मार चुका था सीमू को, लेकिन सीमू यहाँ पर उसके अटैक रोक लेता है और उसने सीधा उसके भाले को पकड़ा और उसको उठा के फेंक उसी तियानाओ के ऊपर। फिर तियानाओ दूर जाके गिरता है, तो फिर तियानाओ के यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, तो आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर पाया। ऐसे जो मेरा नंबर 1 कल्टिवेटर का खिताब
एक ही बार के अंदर उठ जाए। तो इसके बाद सीमू की बारी है। सीमू यहाँ पे अंधाधुन अटैक देकर मारने लगता है उसी तियानव के। तो बस तियानव यहाँ पे सीमू को देखते उसकी टेक्निक समझने की कोशिश करती है। शैडो टेक्निक है, कहाँ से उसने इसको सीखा, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता सीमू की ब्लड लाइन ही ऐसी, इसकी वजह से उसका पत्थर जैसा ये ब्लड लाइन की उसको उसके फादर से मिली। तो यही नुकसान, शरीर तो पत्थर जैसा हो जाए लेकिन पॉइजन कम नहीं होगा। तो इस वजह से सीमू का जो शरीर हल्की फुल्की टेक्निक सीखने के इतना स्ट्रॉन्ग, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो तियानव यहाँ अपनी हार मान चुका, लेकिन वो यहाँ पे कहने लग जाता है देखो अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल टेक्निक का इतना मेरे पास पावर उसका यूज कर लूँ तो तब भी नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे 3 महीने का टाइम देते हो, 3 महीने के अंदर मैं प्रैक्टिस करूँ तो उसके बाद मैं तुम्हें हरा सकता। तो मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता और 3 महीने के बाद मैं दोबारा से आऊंगा तुमसे फाइट करने की। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार रहोगे और मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अभी तो मैंने तुम्हें एक लूजर समझा, तो मैं ऐसे ही लेकिन इस बार मैं तैयार होके आऊंगा, फाइट करेंगे। फाइट करने का मजा ही कुछ और होगा, जहाँ पर कुछ पैसे भी देके जाती मुख ले जा। इतने भी तुम्हारे फॉक्स गैंग के बंदों को चोट लगी उसका इलाज करवा रहे। फॉक्स गैंग के ये देखकर हैरान रह जाते हैं, तो डर के भाग गए क्योंकि सीमू के सामने टिक नहीं पा रही, डर के मारे भाग निकला और पैसे भी देकर हमारे मास्क मन का तो जलवा। लेकिन सीमू जो उसको अंदर से एक तक बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही, वो बाहर से दिखा तो नहीं रहा लेकिन अंदर से उसको बहुत चोट लगी। तो वो कहने लग जाता है अभी तो यहाँ ना तैयार नहीं, लेकिन अगली बार जब वो अच्छे से तैयार होके आएगा ना तो बहुत ही टक्कर फाइट लड़ने वाला है। तो उस टाइम के लिए मुझे पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपना मामला बिगड़ सकता है। तो दूसरी तरफ हम जोनर को देखते हैं कि वो फैमिली के मौजूद थी, जहाँ पर वो फैमिली का जो मास्टर वो उसके साथ बात कर रहे थे कि मास्टर आपको पता ही है हमारी जो फैमिली वो कितने बुरे हालातों से गुजर रही है, तो इसलिए मेरे फादर आपकी वो फैमिली के मेरे रिश्ते की बात और आप लोग इसके लिए मान, लेकिन मुझे भी पता है हमारा और आपका कोई कंपैरिजन नहीं। आप लोग कहाँ इतने रिपीटेटिव फैमिली वाले और हमारे पास कुछ भी नहीं। और अगर आप भी जो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है वो फैमिली के अंदर उसको आप तोड़ सकते हैं, और अगर तोड़ना हो तो आप इसके बारे में बताइए। मैं एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि मैं आप लोगों को डिजर्व नहीं कर। तो मास्टर कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचते, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम हमारी फैमिली की होने वाली बहू हो और तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की, तुम जैसी लड़की चाहे किसी भी फैमिली से आ कहीं से क्यों ना, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड लड़की हो। और तुम्हारी जैसी लड़की अगर हमारी वो फैमिली में आ जाएगी तो हमारे फैमिली की शान और भी ज्यादा बढ़ेगी। बस बात अभी यही, शादी की जो डेट वो अभी तक कंफर्म नहीं, हम जल्दी इसको कंफर्म करवा दे। लेकिन अंदर इस मास्टर की शक्ल देख के लग रहा ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है, कुछ तो है जो इसके अंदर प्लान चल रहा है जो कि ये बाहर नहीं निकाल रहा। तो वो कहने लग जाता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत, तुमने हमारे फैमिली होने वाली है, जो भी तुम्हारे हमसे हो सके हम वो तुम्हें करके देंगे। तो तुम्हें बेफिक्र जो चाहिए वो हमसे मांग सकती, करवाने की जरूरत नहीं। तो फिर जोनर कहते मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्र, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, आपने जो मेरे लिए किया वो अभी तक बहुत। तो जोनर के जाने वहाँ पे मास्टर का बेटा जिसका नाम था बू, तो इसी की शादी होने वाली जोनर के। तो फिर बुआ अपने फादर से कहने लगता है फादर आप सच में चाहते कि मैं जोनर की शादी कर। तो जहाँ पे उसका फादर कहने लगता है अरे यार तुम्हें समझ में आना चाहिए, मैं यहाँ पे जोनर के इस रिश्ते के लिए इसलिए बोल रहा कि दहेज के तो इसका बाप एक बॉक्स देने वाला, तो जिस बॉक्स के अंदर कमाल की चीजें होती तो मुझे लोग हमारे वो फैमिली के अंदर आए वो बॉक्स ले और मैं वो बॉक्स छीन लूंगा और इनकी वाट लगा दूँ। लेकिन इसका वो रास्ते में मर गया और वो बॉक्स किसी और को दे। सिर्फ यहाँ पे इसकी बेटी भेज दी, एक नंबर की घटिया लड़की यहाँ पर लाकर पटक दिया उसने। तो समझ में नहीं यार मैं इसका क्या करूँ। वो शादी करने का मतलब यही कि वो दहेज में बॉक्स हासिल कर सके, क्योंकि जोनर के फादर दिया सीमू को। बुआ कहने लग जाता है देखो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे खुद नहीं पसंद है वो जोन, मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकता। तो उसका बाप कहने लग जाता है देखो मेहमानों बता दिया कि शादी होने वाली, तो इसलिए कोई बात, शादी तो उसी दिन जिस दिन हमने सोच के रखा, लेकिन दूल्हा बदल जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर बुआ कहने लग जाता है हाँ फादर मैं बिल्कुल समझ गया आप क्या करना चाहते हो। ये लोग यहाँ जोनर की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगे हुए। वो मास्टर कहने लगता अपने बेटे उस बॉक्स की चिंता मत, मैं कोई न कोई तरीका निकाल उस बॉक्स को हासिल करके रहूं, देखता हूँ वो बॉक्स असल में है किसके पास। तो दूसरी तरफ हम सीमू को देख, वो जैसे आगे बढ़ रहा है उसके दिमाग में कल्टीवेशन चल रहा हो, क्या मुझे वो करना तो उसकी मदद से हो सके मेरी कल्टीवेशन हो जाए। वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहा कि वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है, ये तो सीमू की सौतेली उसका भाई। यहाँ पे आने के बाद वो सीमू से कहने लगता है मास्क मैंने फाइनली तुम्हें देख लिया, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखी, तुमने सिर्फ 1 महीने के जंक्शन सिटी जितने भी गैंग वाले उन सभी की बाट लगा के रख और तुम यहाँ पे फॉक्स गैंग का साथ दे रहे, इसकी वजह से फॉक्स गैंग का नाम रोशन होता जा रहा है। तुम्हें पता है यहाँ पे तुम जाओ ना तुमसे लोग डरने लग गए, मास्क मैन आकर वो उसकी बाट लगा दे। तो बंदा कहने लग जाता है कोई दुनिया तो मास्क मैन कहती है मुझे पता कि आखिरकार तुम हो, तो क्या तुम अपने मुंह बोले मामा ग्रेट नहीं करोगे। तो सीमू ये देखकर हैरान रह चुका
कि इनको कैसे पता चला कि मैं कौन। वो कहता है आपको गलत फहमी, आप जो सोच रहे हो मैं वो नहीं। तो मास्टर कहने लग जाता है देखो सीमू, मुझे बेवकूफ मत बनाना, मैं समझ सकता हूँ कौन हमारे जिन पूरे फैंक्शन सिटी चप्पे चप्पे की अच्छे से नजर रखती है कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या नहीं। और तब यहाँ पे सीमू अपना मास्क निकालता है और कहने लग जाता है मास्टर मुझे माफ कर, मैंने आपके गलत व्यवहार की। तो मास्टर कहने लग माफी मांगने की कोई जरूरत, उन्हें अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बना ली कुछ ही टाइम के अंदर, जिससे मैं इम्प्रेस। तो सीमू कहने लग मैं यहाँ पर फॉक्स गैंग का इसलिए देते हैं कि वो मुझे पैसे देते जिससे मैं अपने कल्टीवेशन के रिसोर्सेस लेता और अपनी पावर को बढ़ा पा रहा, और मेरा ऐसा सिटी के ऊपर राज करने कोई मकसद नहीं। तो एल्डर कहने लगता देखो फिक्र करने की जरूरत है, मुझे पता तुम मास्क मैन को ढूंढ रहे, वही जिससे तुम्हारे साथ इतना बुरा तुम्हारे दोस्त की फैमिली मारा है। हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं फैमिली में इसमें साथ। तो मास्क मैन को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी हमारा साथ देना जिस तरह से तुम्हारे हमारा साथ दिया करते। लेकिन सीमू कहने लग जाके मुझे मेरे फादर से कंपेयर मत कर, इसने आपका साथ, लेकिन मैं उनके रास्ते नहीं चलने वाला, मैं अपना अलग रास्ता बना चुका, मुझे जिससे बदला लेना मैं खुद ही उन्हें ढूंढ निकालू। तो मास्टर कहने लग जाता देखो मैं तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा, तुम आराम से सोच और फैसला निकाल तुम हमारा साथ देना चाहते हो या फिर नहीं। तो इससे तुम्हारे दुश्मन जल्दी मिल जाए और तुम अपना बदला पूरा कर पाओ। तो आराम से सोच कर मुझे इसका जवाब देना। तो याद हमारी जिन फैमिली तुम्हारी हो। इसके बाद उसी मास्टर को देखते हो कि अपने कोटाड में किसी बंदे को प्रैक्टिस करवा रहा और उस बंदे के अंदर ऐसी पावर बाहर निकल कर आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मानो कि यहाँ वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाए, वो मास्टर उसकी हेल्प कर रहा ताकि वो बंदा ब्रेक थ्रू कर सके। तो बंदा मास्टर से कहता फादर मैं बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊँ, मुझसे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो मास्टर कहने लगता इसको प्रैक्टिस करते भले तुम मर क्यों नहीं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे इसे प्रैक्टिस करना पड़े। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते और अपने बेटे को प्रैक्टिस करवाने में लगा था। वो कहने लग जाता है एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी टेक्निक चाहिए होती ताकि किसी को मार, और उसके साथ स्किल्स भी चाहिए होती। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और अगर तुम्हारा वो स्किल तुम सिर्फ मार्शल आर्ट क्या करो। और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लूजर बने, मैं अपना बेटा नहीं चाहता, लेकिन मुझे कमजोर बेटा नहीं चाहिए। तो फिर देखते देखते जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया तो उसके बेटे के अंदर ऐसा और बाहर निकल कर आया कि वहाँ पर ऑरा का ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सारी चीज वहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो ऐसा लग रहा था जहाँ पर उसको बेहोश हो, लेकिन शायद उसने यहाँ पर उस टेक्निक को कल्टीवेट कर ली। लेकिन जब उसका फादर देखते यहाँ पर उस अभी तक अपनी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसका फादर कहने लग जाता मैंने तुझे स्पिरिट पिल दिया, पता है कितने लोग मरते हैं स्पिरिट पिल के लिए, तुझे वो लाकर दे रहा, तब भी तू यहाँ पर कल्टीवेशन क्यों नहीं कर, तू इतना यूजलेस पैदा कैसे हो गया। सीमू को देना स्पिरिट पिल, उसके अंदर पॉइजन भरा हुआ है, लेकिन तब भी वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और तेरे पास कुछ नहीं है। फैमिली के एंसेस्टर से कितना ज्यादा इम्प्रेस, वो भी बिना किसी मेहनत किसी खास चीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा, यहाँ तक कि हमारी जिन फैमिली मेथड है और कुछ हमारे पर्सनल मैटर जो है वो उसको सॉल्व करने के उसी की हेल्प चाहता है। तो इसी वजह से मैं उनके कहने पे कल गया मुख्य ताकि मैं उसको बता कि हमारी जिन फैमिली का साथ, लेकिन उसने मुंह पर मुझे इग्नोर कर दी। तो कम से कम तू तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बना के ऐसो के नजरों में तू आ सकता, वो काम तुझ पे काम हम सीमू से करवाना वो काम अब तू करने वाला। उसका बेटा कहता फादर कौन सा ऐसा सीक्रेट काम जो कि सीमू से करवाना चाहता हूँ मैं उसको कर सकता हूँ। उसका बाप कहता है तुम्हारा दिमाग खराब, पहले अपनी क्यूआई एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए पहले सोच और उसको कल्टीवेट कर, उसके बाद मैं बताऊँ तुम्हें काम बताना या फिर नहीं बताना। जो काम तेरे बस का नहीं हो तो उसको समझ क्या ही कर ले। अगर तो ऐसा ही बना रहा तो मार्शल एकेडमी में तेरा एडमिशन कैसे हो। तो यहीं पे पड़ा जिंदगी। तभी वहाँ पे एक बंदा जाता है जो कहने लगता है बाहर भी हुआ आया हुआ मास्टर आपके बेटे से मिलना चाहता। मास्टर अपने बेटे से कहते यही तो तेरा काम, उसके साथ बाहर को और प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर, अभी तो तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा। मैंने तुझसे कहा हुआ को दियाना उसे दोस्ती बना, दियाना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ से दोस्ती क्यों बना रखा। लेकिन फिर अपने गुस्से को शांत कर ठीक है तो भाड़ में मैं तुझे नहीं रोकूंगा, जबरदस्ती नहीं करूँगा। वो भी अच्छी फैमिली में आता बंदा भले ही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना। जैसे वो यहाँ पे जाता है बाहर खड़ा हुआ वो उसे कहने लगता क्या हुआ मेरे लिए किसी ने डांटा है। कहने लग जाता सारा का सारा काम जो हुआ वो सिर्फ सीमू की वजह से, अगर वो पैदा नहीं हुआ हो तो मुझे मेरे फादर से इतनी बेइज्जती नहीं मिलती कि मुझे बेइज्जती कर हमेशा उसको बीच में लाते और उससे मुझे कंपेयर कर। वो सीमू को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते, वो तो ऐसे ही गलियों में घूमता रहता और जो काम छोटा मोटा मिला उसे कर दी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसके पास थोड़ी बहुत कल्टिवेशन, तो इसकी वजह से क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। ये सीन दिखाते साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।